प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं श्रीमती कंचन वर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार से हिंदी की प्रवक्ता हूँ। बच्चों इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य के 5वें पाठ शिक्षा का उद्देश्य, जिसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों आपका 5वां पाठ शिक्षा का उद्देश्य, जिसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, इनका अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके प्रश्न पत्र में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है लेखक का जीवन परिचय, रचनाएं एवं भाषा शैली। दूसरा प्रश्न आता है इसी पाठ के महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्न उत्तर। अब इसी क्रम को लेते हुए मैं इस पूरे पाठ का आपको अध्ययन कराऊंगी, जिससे आप इस पाठ को विधिवत समझ सकें। बच्चों आपने कक्षा 10 में भी इस तरह के गद्य के पाठों का अध्ययन किया होगा। आपने कक्षा 10 में लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं लिखी थी, लेकिन अब आप कक्षा 11 में हैं, तो इस तरह से आपको जीवनी में जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली के विषय में भी लिखना है। एक बात मैं और आपको बताऊं, ये जो जीवन परिचय है वो कम से कम 80 शब्दों का होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का भी लिख सकते हैं। इसके उपरांत मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कक्षा 10 में आपने महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्न उत्तर जिस प्रकार किए थे, ठीक उसी प्रकार आपको कक्षा 11 में भी इनके प्रश्नों के उत्तर करने हैं। आपको कक्षा 10 का पूर्व ज्ञान है कि किस तरह से आपने जीवन परिचय लिखा था। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इन लेखक यानी डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय, रचनाएं एवं भाषा शैली का परिचय लेंगे। जीवन परिचय के विषय में मैं आपको ये बताना चाहूँ, जब भी हम किसी लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता कौन थे और उन्होंने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की, और साथ ही साथ उन्होंने साहित्य में और अन्य क्षेत्रों में क्या क्या योगदान दिया। तो इसी क्रम को देखते हुए हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय कुशल राजनीतिज्ञ, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी लेखक के साथ साथ साहित्यकार के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। साहित्यकार, प्रकांड विद्वान और जागरूक शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म सन 1890 में काशी के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री विजयानंद और इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इन्होंने वाराणसी से BSc की तथा इलाहाबाद से LT की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके साथ साथ इन्होंने वृंदावन के प्रेम विद्यालय में अध्यापक का कार्य किया। उसके पश्चात इन्होंने डूंगर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्य किया। इनकी एक विशेष उल्लेखनीय योगदान, इन्होंने मर्यादा नामक जो मासिक पत्रिका थी हिंदी की, उसका संपादन कार्य किया। इसके साथ साथ इन्होंने टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन कार्य भी किया। साहित्य के क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन्होंने राजनीति में भी इतना अमूल्य योगदान दिया है जिसको भुलाया जाना असंभव है। इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य के रूप में ये चुने गए और इसके पश्चात इन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बनकर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अमूल्य योगदान दिया। इसके पश्चात इन्होंने गृह, अर्थ यानी वित्त और सूचना विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। सन 1955 में श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाने के कारण इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया और इसके बाद इन्होंने इस प्रदेश के लिए बहुत बहुमूल्य योगदान किया। सन 1962 में आप राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए और वहीं से इन्होंने 1967 में राजनीति से संन्यास ले लिया। जब राजनीति से संन्यास इन्होंने ले लिया तो आप काशी विद्यापीठ के सभापति बने और इनको समाजवाद की रचना पर, इनकी बहुत महत्वपूर्ण एक रचना है समाजवाद की जैसी व्याख्या इन्होंने अपनी इस रचना में की है वैसी किसी अन्य और विद्वान ने नहीं की है। इसी कारण इनको समाजवाद नामक रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और 10 जनवरी सन 1969 ईस्वी में काशी में ही आपका स्वर्गवास हो गया।
डॉक्टर संपूर्णानंद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस कारण इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी लेखनी का परिचय दिया है। इन्होंने निबंध संग्रह लिखे हैं, दर्शन पर बहुत बहुमूल्य रचनाएं लिखी हैं, जीवनी, राजनीति और इतिहास, धर्म, ज्योतिष और संपादन के क्षेत्र में अपनी लेखनी का परिचय दिया है। इसी संदर्भ में हम इनकी मुख्य रचनाएं देखते हैं। निबंध संग्रह, भाषा की शक्ति, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक फुटकर निबंध। दर्शन के विषय में इन्होंने चिदुलास और दर्शन एवं जीवन पर रचनाएं लिखी हैं। जीवनी में देशबंधु चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी जी आदि पर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। राजनीति और इतिहास के विषय में अगर देखा जाए तो चीन की राज्य क्रांति, अंतर्राष्ट्रीय विधान, मिस्र की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों का आदि देश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देशी राज आदि। धर्म के क्षेत्र में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जैसे गणेश, नारदेश सूक्त की टीका, ब्राह्मण सावधान। ज्योतिष के विषय में अगर कहा जाए तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी इन्होंने सप्तऋषि मंडल नामक महत्वपूर्ण रचना की है। संपादन के विषय में देखा जाए तो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है, जिसमें मर्यादा और मासिक पत्रिका है और टुडे अंग्रेजी दैनिक है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी की भाषा के विषय में अगर कहा जाए तो इनकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है और इसके कारण इनकी भाषा सुस्पष्ट और सुबोध नज़र आती है। इनकी भाषा की एक विशेषता यही रही है कि इन्होंने अपनी विषय के अनुसार अपनी भाषा को ढाल लिया है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रायः अभाव रहा है, बहुत ही कम इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अब हम इनकी शैलियों पर प्रकाश डालें। इन्होंने अपनी रचनाओं में 3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। पहली विचारात्मक शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो कि स्वतंत्र एवं मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति करने से संबंधित जब रचनाएं लिखी हैं तो उन्होंने उन रचनाओं में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। व्याख्यात्मक शैली, इन्होंने दर्शन आदि विषयों पर व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने दर्शन के विषय की जैसी व्याख्या की है ऐसी किसी अन्य लेखक ने नहीं की है। ओजपूर्ण शैली के विषय में कहा जाए तो इन्होंने अपने मौलिक सभी निबंधों में ओजपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। बच्चों, इस पाठ के महत्वपूर्ण गद्य खंडों के प्रश्नों के उत्तर समझने से पहले हमें इस पाठ का सार समझना अति आवश्यक है कि इस पाठ में लेखक ने क्या हमें बताना चाहा है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। इसको मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रही हूँ, जिससे आप किसी भी गद्य खंड के अगर प्रश्न लिखने को आते हैं तो आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पाठ का सार बच्चों इस प्रकार है। शिक्षा का उद्देश्य नामक जो पाठ है वो संपूर्णानंद जी के भाषा की शक्ति नामक निबंध संग्रह से संकलित है। इस पाठ में लेखक ने शिक्षा के उद्देश्य पर मौलिक ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारतीय आदर्शों और दर्शन को महत्व देते हुए लेखक ने आत्मा की शक्ति पर विशेष महत्व दिया है, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है, अगर हम अपना आत्म मंथन कर लें, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें तो और उसके स्वरूप की जो ज्ञान है वो प्राप्त कर लें, उसकी विवेचना कर लें, तो क्या होगा, हम किसी भी गलत कार्य को करने से बच सकते हैं। लेखक का मानना है कि आत्म साक्षात्कार यानी अपनी आत्मा का स्वयं ज्ञान प्राप्त करना वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही संपूर्ण आनंद की कुंजी है। इसी के द्वारा ही मनुष्य संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग है। योग के द्वारा व्यक्ति बड़ी ही आसानी से आत्म साक्षात्कार करने के योग्य बन सकता है। अतः समाज और शिक्षक दोनों का कर्तव्य है कि इसके अनुरूप वातावरण उत्पन्न करें। अतः अध्यापक का उन्होंने मूल कर्तव्य ये बताना चाहा है कि वह विद्यार्थियों के अंदर उत्तम चरित्र का विकास करे और उनमें लोक कल्याण की भावना को जागृत करे। लेखक के अनुसार यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों, अभी मैंने आपको इस पाठ का सार बताया था। अब हम इसी संदर्भ में इस पाठ के जो महत्वपूर्ण गद्य खंड हैं उनके प्रश्नों के उत्तर
बताएंगे। इस पाठ का पहला महत्वपूर्ण गद्य खंड बच्चों इस प्रकार है। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, प्रदर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतिमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये बच्चों पूरा गद्य खंड है। अब इसमें मैं इस गद्य खंड का थोड़ा सा सार आपको बता देती हूँ। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। लेखक के अनुसार लेखक ने हमें ये बताना चाहा है कि हमारे भारतीय समाज में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष माने गए हैं, और इन्हीं लक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, और यही पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। और पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से होता है और दर्शन का संबंध जीवन से होता है, इसलिए दर्शन को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। और दर्शन और जीवन का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से शब्दों में हम विद्यार्थियों को बता दें ये संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना पड़ता है, मानना पड़ता है, उसी के आधार पर उसे अपनी राजनीतिक, सामाजिक और जो पारिवारिक व्यवस्था है उसका ढांचा खड़ा करना होता है। जो समाज केवल अपने व्यक्तिगत यानी कि केवल अपने लिए ही भले की बात सोचता है, अपने समाज के जो अन्य वर्ग हैं उनके अनदेखी करता है, वो अगर चाहे अपने हिसाब से समाज की उन्नति करना चाहे तो उसको बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम सर्वजन हिताय की बात नहीं करेंगे तब तक हम किसी समाज की उन्नति करने की बात नहीं सोच सकते हैं। अब बच्चों इसी गद्य खंड के आधार पर इसके 5 प्रश्न होते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो बच्चों आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इस गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य है और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। दूसरा है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का तात्पर्य बच्चों यही है कि इस गद्य खंड में जिस पंक्ति के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है हमें उसकी व्याख्या करनी है। मैं पूर्व में भी अभी इसका आपको थोड़ा सा अर्थ बता चुकी हूँ। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। इसका तात्पर्य बच्चों यही है कि हमारे भारतीय समाज में मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उन उद्देश्यों के अंतर्गत जो 4 मुख्य उद्देश्य हैं वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपने जीवन के जो कार्य हैं वो सद्गति को प्राप्त करते हुए, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए करेंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही पुरुषार्थ हैं। और पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। इसलिए हमें पुरुषार्थ को एक दार्शनिक विषय बनाते हुए, मानते हुए उसको जीवन से उसका संबंध रखना होगा। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था के व्यू का आधार क्या होना चाहिए। इसके उत्तर बच्चों आपको बहुत आसानी से मिलेगा। देखिए पंक्ति नंबर 3 में उसी के आधार पर, किसी के आधार पर, दर्शन के आधार पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, दर्शन के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था के व्यू का आधार होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, लेखक के अनुसार किस समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये भी आपको इसमें आराम से मिलेगा। जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को केवल प्रतिमान उपयोगिता के आधार पर, प्रतिमान उपयोगिता केवल अपना ही अपना भला सोचने के आधार पर जब चलाना चाहेगा तो उसी समाज को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है बच्चों इसका 5वां, लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से क्या प्रेरणा दी है। इसका उत्तर बच्चों, लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से हमें ये प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि हमें अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए व्यतीत करना चाहिए, उसके लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। जिस दिन हमने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली उस दिन सही मायने में हम मनुष्य कहने के अधिकारी होंगे। यही उन्होंने प्रेरणा देने का संदेश दिया है, यही हमें प्रेरणा देने का प्रयास किया है।
बच्चों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, ये जो 5 प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के अंक निर्धारित हैं। हर प्रश्न का अंक 2 नंबर है, अर्थात आपने अगर एक भी प्रश्न सही कर दिया तो आपको पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे। तो इसलिए जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर करें, किसी भी गद्य खंड के, तो उस गद्य खंड के आपको बहुत सावधानी से उसको पढ़ना है, उसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से देखना है, और उसके बाद उनके नीचे प्रश्नों के उत्तर उनको देखना है, उनके उत्तर लिखने हैं। बच्चों इस पाठ का दूसरा महत्वपूर्ण गद्य खंड इस प्रकार है, जो मैं आपको अब बता रही हूँ। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति दोनों होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसका भी सार बच्चों मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आत्मा अजर और अमर है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत मूल धारणा रही है कि आत्मा अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, उसकी आत्मा उसी प्रकार एक जीर्णशीर्ण शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को धारण कर लेती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, तो इसलिए आत्मा हमारी ना किसी के द्वारा मारी गई है, ना ये कभी मरती है। और हमारी जिस दिन हम अपनी आत्मा का आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसी दिन हमें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद का भंडार प्राप्त हो जाता है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है, और जहाँ ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अविद्यावशात माने अज्ञानतावश मनुष्य अपने इस आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है, अर्थात हमारी आत्मा के अंदर क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है, ये उसे ज्ञात नहीं है। बच्चों इसी गद्य खंड के जो 5 प्रश्न हैं वो मैं उनके आपको बता रही हूँ। पहला है, इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये पूर्ववत पहले जो गद्य खंड था उसके आधार पर ही हम लिख सकते हैं। इस गद्यांश के पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य, और लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या से तात्पर्य बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिन पंक्ति के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है हमें उनकी व्याख्या करनी है, उनका अर्थ बताना है। तो इस गद्यांश में आत्मा अजर और अमर है, इस पंक्ति पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें इसका आपको अर्थ बताना है, व्याख्या बतानी है। अभी मैंने पूर्व में भी आपको अभी बताया भी था, फिर मैं बता रही हूँ आपको। आत्मा अजर और अमर है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि हमारी आत्मा ना कभी मरती है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है, ये शाश्वत है। और इसको हम इसी प्रकार समझ सकते हैं बहुत साधारण शब्दों में, जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही हमारी आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर एक नवीन शरीर को धारण कर लेती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस दिन हमने अपनी आत्मा का आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, उसी दिन हमें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिस दिन हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस दिन हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब हमारे अंदर जब ज्ञान और शक्ति दोनों आ गई, तो हमें अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अगला है प्रश्न बच्चों, इसका लेखक ने आत्मा को क्या माना है। इसका उत्तर बच्चों बहुत आसानी से आपको मिलेगा। इसमें आत्मा अजर और अमर है, क्या माना है? लेखक ने आत्मा को अजर और अमर माना है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है। इस पूरे गद्यांश में आपने पढ़ा ही होगा, तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? आत्मा का। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस गद्यांश में आत्मा के स्वरूप का, उसके अंदर की ज्ञान और शक्ति का वर्णन किया गया है। अगला है, लेखक ने आनंद की कुंजी किसे बताया है। ये भी उत्तर आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, दिख भी रहा है। देखिए, लेखक ने आनंद की कुंजी किसे माना है। लेखक ने आनंद की कुंजी को क्या माना है? देखिए, लेखक ने आनंद की कुंजी को ये माना है, आत्मा माना है, आत्मज्ञान माना है, आत्म साक्षात्कार माना है।
बच्चों इसी पाठ का जो अगला तीसरा महत्वपूर्ण गद्य खंड है वो इस प्रकार है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। इस गद्यांश का आपको मैं थोड़ा सा सार बता देती हूँ। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। इसमें लेखक ने ये बताना चाहा है कि हम आत्म साक्षात्कार कैसे करें। इसके कई साधन हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही बताए गए हैं कि हम आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, लेकिन इन सब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल साधन है योग। योग के माध्यम से मनुष्य इतना एकाग्रचित्त हो जाता है कि उसे आत्म साक्षात्कार की ज्ञान की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है। क्योंकि योग में ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन लेखक ने यह भी बताना चाहा है कि योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता। अगर हम केवल राज्य के ऊपर, सरकार के ऊपर ये दायित्व छोड़ दें, केवल जिम्मेदारी, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो इस विद्या का खोजी होगा, जो इसको करना चाहेगा, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। क्योंकि कहा भी गया है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। यानी कि मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है या नहीं। क्योंकि बस केवल समाज और अध्यापक इतना ही कर सकता है कि वो उसके अनुसार वातावरण उत्पन्न करे। अब बच्चों मैंने इसका सार बताया, अब मैं इसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इस गद्यांश के पाठ का नाम है शिक्षा का उद्देश्य और लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या का तात्पर्य बच्चों यही है, जिन पंक्तियों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है हमें उनकी व्याख्या करनी है, उनका अर्थ बताना है। तो इस गद्यांश में आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है, इसका हमें व्याख्या करनी है। यानी आत्म साक्षात्कार, हम आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसके अनेक साधन, अनेक उपाय हमारे भारतीय समाज में बताए गए हैं। लेकिन इन सभी साधनों में अगर महत्वपूर्ण साधन देखा जाए वो है योग। क्योंकि योग के द्वारा मनुष्य इतना एकाग्रचित्त हो जाता है, आत्ममंथन करने के योग्य हो जाता है कि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति बड़ी ही सरलता से हो जाती है। क्योंकि उसके साधन, उसमें ऐसे ऐसे साधन, ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा मनुष्य बड़ी ही आसानी से आत्म साक्षात करने के योग्य बन जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? इसका उत्तर आप इस गद्य खंड में देख रहे होंगे। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है या योग करने का अभ्यास है। अगला है, समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य होना चाहिए? ये भी उत्तर आपको इस गद्यखंड को पढ़ने से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। समाज और अध्यापक का मुख्य कर्तव्य लेखक के अनुसार ये होना चाहिए कि वो मनुष्य के अनुरूप, मनुष्य को के अनुरूप वातावरण समाज में पैदा करे। अध्यापक अपने विद्यालय में, और जो सरकार है, राज्य है, वो समाज में उसके अनुरूप वातावरण उत्पन्न करे। अगला है, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करना अति आवश्यक है। उसके लिए वो अनेक रास्ते अपना सकता है, लेकिन उन सभी रास्तों में योग का रास्ता ऐसा है जिसको बड़ी ही आसानी से वो अपना सकता है। और समाज का कर्तव्य ये है कि जो इसके इच्छुक हों वो उनके अनुरूप वातावरण उत्पन्न करे। और अध्यापक का मूल कर्तव्य यही है, मुख्य कर्तव्य यही है कि वो विद्यालय के अंदर ऐसा वातावरण उत्पन्न करे कि विद्यार्थियों के अंदर इस तरह की इच्छा जागृत हो और वो इसके योग्य बन पाएं। बच्चों, इसी पाठ का जो चौथा महत्वपूर्ण गद्य खंड है वो इस प्रकार है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय ये है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना,
मैत्री और दुख देखकर दुखी होना करुणा है। ये जो गद्य खंड है इसका सार बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ संक्षेप में। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। अभी तक तो लेखक ने ये बताया था कि आत्म साक्षात्कार का जो साधन है वो योग है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम आत्म साक्षात्कार कैसे करें योग के द्वारा। तो योग के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन भटकने के लिए उसे संसार में बहुत प्रलोभन मिलते हैं, जिसके कारण उसका मन भटकता रहता है। लेकिन जब मनुष्य का मन एकाग्रचित हो जाता है तो वो आत्म साक्षात्कार करने के योग्य बन जाता है। और एकाग्रता का उपाय ये है कि हम छात्र के अंदर यानी अध्यापक छात्र के अंदर मित्रता का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, मुदिता, प्रसन्नता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न करे और उसे निष्काम कर्म में, निष्काम कर्म माने कि केवल अपना भला ना सोचकर दूसरे का भला सोचे, इसके लिए हमें उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न करनी होंगी। दूसरे के सुख को देखकर जब व्यक्ति सुखी होता है और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है, वही व्यक्ति वास्तव में मानव कहने आने के अधिकारी होता है। तो बच्चों मैंने ये आपको संक्षेप में बताया। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इस गद्यखंड के जो प्रश्न हैं वो बच्चों इस प्रकार हैं। इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो ये पूर्ववत जैसे पहले और भी आपने करा है वैसे ही आप करेंगे। इस गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य है और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का बच्चों तात्पर्य मैंने बताया था आपको। जिन पंक्तियों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है हमें उनकी व्याख्या करनी है। इसमें एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, इसका हमें व्याख्या करनी है, इसका अर्थ बताना है। मैंने आपको बताया भी था कि जो मनुष्य का मन है वो विभिन्न दिशाओं में भटकता है। जब दिन हमारे अंदर एकाग्रचित होने की भावना आ जाती है उसी दिन हम आत्म साक्षात्कार करने के योग्य बन जाते हैं, आत्मज्ञान करने के योग्य बन जाते हैं। और ये जो एकाग्रता है वो हमें योग के माध्यम से प्राप्त होती है। और इसीलिए लेखक ने ये बताना चाहा है कि अध्यापक को अपने छात्रों के अंदर मित्रता का भाव, प्रसन्नता का भाव, उपेक्षा का भाव, निष्काम कर्म करने का भाव जगाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब वो छात्र के अंदर एकाग्रता का भाव लेकर आएंगे। अर्थात इसमें अध्यापकों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो छात्रों को इस योग बनाने में पूरा सहयोग करें। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। लेखक के अनुसार अध्यापक का मुख्य कर्तव्य यही होना चाहिए कि वो छात्र को निष्काम कर्म के प्रति योग्य बनाए, छात्र के अंदर मित्रता का भाव, करुणा का भाव और प्रसन्नता का भाव, उपेक्षा का भाव जागृत करें। अगला है आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है। ये बच्चों इसका उत्तर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। अगला है लेखक के अनुसार करुणा क्या है। लेखक के अनुसार करुणा वह है जब हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हैं, तो यही करुणा का भाव होता है और ये हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए, तभी मनुष्य एक मनुष्य कहलाने के, मानव कहलाने के योग्य बन पाता है। बच्चों इस पाठ का एक और अन्य महत्वपूर्ण गद्यखंड इस प्रकार है, चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। इसका सार भी मैं बच्चों आपको संक्षेप में बता देती हूँ। चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत, विरत माने अलग होने का, चित्त माने मन की, क्षुद्र माने बहुत निम्न कोटि की जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर, वासनाएं जो हैं, उनसे यदि हम चाहते हैं कि दूर हो जाएं, विरत यानी दूर होने का जो साधन है वो बहुत बड़ा साधन कला है। कला किसी भी तरह क्षेत्र में हो सकती है, लेखन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में। यदि हम चाहते हैं हमारा मन इन वासनाओं से, इन निम्न
कोटि की इच्छाओं से दूर रह पाए तो हमें इन साधनों को अपनाना पड़ेगा। तभी हम अपने मन के अंदर की जो निम्न कोटि की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको दूर कर पाएंगे। क्योंकि जब हम इन अन्य क्रियाकलापों में लग जाते हैं तो हमारा जो मन है वो इन इच्छाओं से, इन तरह की निम्न कोटि की इच्छाओं से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है और हम इन निम्न कोटि की वासनाओं से या निम्न कोटि के विचारों से अपने आप को दूर कर पाते हैं। क्योंकि इसके द्वारा ही हमें एक शांत रस की प्राप्ति होती है। इसीलिए अध्यापक का जो कर्तव्य डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने बताया है कि सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो छात्रों के अंदर सौंदर्य के प्रति प्रेम या प्यार उत्पन्न करने के योग उनको बनाए। अब इसी प्रश्न के उत्तर इसी गद्यखंड के इस प्रकार हैं। इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इस गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य है और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का तात्पर्य वही बच्चों है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। यानी चित्त माने मन को, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर अच्छे भाव भी आते हैं, बुरे भाव भी आते हैं, लेकिन अच्छे भाव को हमें अपनाना होता है और बुरी भावनाओं को हमें अपने से दूर करना होता है। तो इन्हीं भावनाओं को, जो बुरी भावनाएं हैं, निम्न कोटि की जो इच्छाएं हैं, उनको दूर करने का जो साधन है वो बहुत बड़ा साधन कला बताया है लेखक ने। और वाकई में जिस क्षण व्यक्ति इन कलाओं में लिप्त हो जाता है तो उसके अंदर की जो क्षुद्र वासनाएं हैं, निम्न कोटि की जो इच्छाएं हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए अध्यापक का भी ये कर्तव्य है कि वो मनुष्य को कला और सौंदर्य के प्रति जागरूक करे, उसके प्रति उनके अंदर प्रेम उत्पन्न करे। इस गद्यांश के आधार पर अध्यापक का क्या कर्तव्य है, इसका उत्तर बच्चों आपको गद्यखंड में साफ दिखाई दे ही रहा होगा। इस गद्यांश के आधार पर अध्यापक का मुख्य कर्तव्य ये है कि वो छात्रों के अंदर सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। लेखक ने कला को किसका साधन बताया है? लेखक ने कला को अपने मन की, चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का साधन बताया है। लेखक के अनुसार कला के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अनुसार इसका उत्तर बच्चों यही होगा। लेखक के अनुसार कला के माध्यम विभिन्न हो सकते हैं, जैसे काव्य है यानी लेखन कला, चित्रकारी, संगीत आदि बहुत साधन हैं जो कला के अंतर्गत आते हैं, जिनको प्रयोग में लाकर मनुष्य अपने अंदर की निम्न कोटि की भावनाओं को, वासनाओं को अलग करने का प्रयास कर सकता है। बच्चों, अभी हमने इस पूरे पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ के द्वारा हमने ये सीखा कि लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और महत्वपूर्ण गद्यखंड जब आएंगे तो हमें उनके प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देने होंगे। मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य बता रही हूँ जो इस प्रकार हैं। लेखक का जीवन परिचय। आप बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं उसको मैंने बताया है, उसको आपको लिखना है और उसको याद भी करना है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। लेखक ने इसमें शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के अंदर चारित्रिक विकास को बहुत महत्व देते हुए बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य के अंदर इतने अच्छे उत्तम गुणों का विकास होना चाहिए कि जिससे एक हम आदर्श समाज की स्थापना कर सकें। और बच्चों, इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि महत्वपूर्ण जब गद्य खंड आएंगे तो उनके नीचे जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो किस प्रकार होंगे, वो भी मैंने बच्चों आपको बताए हैं। अभी उनको भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखना है और उनको याद करना है। बच्चों, धन्यवाद।